जय हिंद जय भारत मित्रों, कृष्णा जीएस वर्ल्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित जितने भी तथ्य आज हम कवर करेंगे, जैसे हमारे पटवारी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे उन सबको हम इसमें कवर कर लेंगे। हालांकि अभी पूरा बजट का जो प्रोफार्मा है वो अभी नहीं आया है, लेकिन जो मेन चीजें हैं तो आ गई हैं। तो मित्रों, हम देखेंगे कि बजट होता क्या है। देखिए, बजट जो है एक वित्तीय दस्तावेज होता है। क्या होता है? एक वित्तीय दस्तावेज होता है जो सरकार का कुल आय कुल व्यय का लेखा जोखा होता है। किसका? कुल आय और कुल व्यय का क्या होता है मित्रों? लेखा जोखा होता है। और साथ ही हम देखेंगे कि बजट का उपयोग किया गया है तो हमारे भारतीय संविधान में बिल्कुल नहीं किया गया है बजट शब्द का। हमारे भारतीय संविधान में किसका अनुच्छेद आर्टिकल 112 में, किसमें? आर्टिकल 112 में इसका वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो हम ये जान लेते हैं। और मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से प्रारंभ हो जाता है और 31 मार्च तक चलता है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो राज्य का, मित्रों जैसे मध्य प्रदेश का हम देख रहे हैं, जो राज्य का बजट का वर्णन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्य के बजट का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में वर्णन किया गया है। किसमें? 202 में। तो मित्रों, जैसा कि हम मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित और कुछ चीजें जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार बजट कब पेश किया गया था? तो 19 दिसंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को तो गठन हुआ था। तो 19 दिसंबर 1956 को भगवंत राव मंडलोई द्वारा, किसके द्वारा? भगवंत राव मंडलोई द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया था। और साथ ही मित्रों एक फैक्ट और देखेंगे, 2007-8 में लिंग आधारित बजट, 2007-8 में जो है लिंग आधारित यानी जेंडर बजट पेश किया गया था। तो ये रहे कुछ बजट से संबंधित तथ्य। और हम और कुछ चीजें देखेंगे कि वर्तमान में ऐसे पूछ सकता है ना किसी भी एग्जाम में कि वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? वित्त मंत्री जैसे केंद्र की निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है? निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री। वही हमारे राज्य की वित्त मंत्री कौन है? जगदीश देवड़ा हैं। कौन? जगदीश देवड़ा जी हैं। और जो ये कहां से है? नीमच जिले से हैं। ठीक है। और मित्रों, मध्य प्रदेश का जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का जो बजट सत्र है 27 फरवरी से प्रारंभ हो गया है और यह 27 मार्च तक चलेगा। कब तक चलेगा? 27 मार्च तक। तो बहुत सारे आंकड़े 27 मार्च के बाद आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण का भी जो है ब्यौरा आ चुका है एमपी का, उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे। तो मित्रों, हम और देख लेते हैं कि और क्या फैक्ट्स हैं इसमें संबंधित। मित्रों, जो है कि 2017-18 तक मध्य प्रदेश का जो हमारा 2017-18 तक क्या था? मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष था। क्या था? वित्तीय वर्ष जो है कब से प्रारंभ होता था? 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन अब ये खेल बदल चुका है मित्रों। जो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या की है? मध्य प्रदेश सरकार ने शंकराचार्य समिति की सिफारिश पर, किस समिति के? शंकराचार्य समिति के सिफारिश पर मध्य प्रदेश का जो 2018-19 से क्या कर दी है? बजट वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दिया है। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर दिया है। और ये सब रही तो मेन चीजें। ठीक है मित्रों कि हम बजट से संबंधित क्या क्या चीजें करते हैं। आर्थिक समीक्षा होती है तो उसमें भी आर्थिक पहलुओं को पूरी चीजें जो अध्ययन की जाती है। तो अब हम देखेंगे मित्रों कि मध्य प्रदेश में जो बजट से संबंधित इस बार कहा जाता है कि 2023-24 का जो बजट है महिला केंद्रित बजट है। कैसे महिला केंद्रित है हम देखेंगे, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं अलग से कुछ प्रावधान किया गया है। तो जैसे हम देखते हैं कि ये मध्य प्रदेश के उम्मीदों का बजट है।
मध्य प्रदेश की उम्मीदों का बजट है। इसमें नारी शक्ति के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं के विकास को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार स्वावलंबन की ओर बढ़ते कदम। ठीक है, तो मित्रों मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं वैसे भी महिलाओं के लिए कई सारी चल रही हैं, लेकिन अब इस बजट में जो चीजें हैं तो मुख्यमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना, इसकी हालांकि इसको हमने एक डेली न्यूज एनालिसिस में हमने बताया था 3 मार्च को। तो जो लाडली बहना योजना है मित्रों, कौन सी है, लाडली बहना योजना। तो ये मित्रों कौन सी योजना रही, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसमें कौन कौन सी बातें कहेंगी, ये चीजें हम देखेंगे कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर महीने उनको 1000 रुपया उनके खाते में डाले जाएंगे हैं। तो प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना एक प्रकार से है ये कि डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी, डायरेक्ट हम महिलाओं को खाते में जाएंगे ताकि उनको लाभ मिल सके। और मित्रों और कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन योजना, जिसमें भी समाज वृद्ध असहाय महिलाओं को 6000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। कन्या विवाह या निकाह योजना, इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 55,000 रुपए क्या की है, 55,000 रुपए, इसमें क्या है 55,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाती है कन्या विवाह योजना में। और तीसरी योजना कौन सी है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। मित्रों इसको ये सर्च कर लीजिए कि योजना कब से स्टार्ट हुई है। तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है 2007 से प्रारंभ हुई है और जो कन्याओं को जन्म होने पर उसकी पोषण शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेती है मध्य प्रदेश सरकार। और कन्या विवाह योजना में 55,000 देती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना में 600 प्रति माह देती है। और देखिए इसमें और कौन कौन सी मेडिकल चेकअप सुविधा। और मित्रों इसके अलावा हम देखेंगे कि महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाता है, प्रसूति सहायता दी जाती है, प्रसव के पश्चात प्रसूति 400 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया है। और प्रसूति सहायता के साथ शायद मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम के बाद 16,000 रुपए दिए जाने लगा है। तो और जैसे गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना भी चालू की गई मित्रों। तो बेटियों को स्कूल शिक्षा कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। तो ये मित्रों ये रही मध्य प्रदेश की नारी शक्ति से संबंधित योजनाएं। अब इस बजट में हम देखेंगे कि युवा शक्ति को कितना ध्यान दिया गया है। युवा शक्ति सपनों का पंख, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में युवाओं के बढ़ते कदम। तो इसमें देखिए अप्रेंटिसशिप योजना है, कौन सी है अप्रेंटिसशिप, युवाओं को उद्योगों के लिए जो है स्किल दी जा रही है। ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया गया है, भोपाल में स्किल पार्क निर्माणाधीन है, ग्वालियर सागर जबलपुर रीवा अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। और स्वरोजगार से संबंधित कई सारी योजनाएं हैं। खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में मध्य प्रदेश सरकार हमेशा अग्रसर रहती है। और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, शहरी आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो इसको देख लीजिएगा मित्रों। पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भी क्या किए हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा मित्रों हम देखेंगे कि ये कृषक, जैसे कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड पुरस्कार मिल चुका है। तो अब इसमें कृषक अर्थव्यवस्था से संबंधित देखिए ऊर्जा सब्सिडी देती है। जैसे सरकार क्या होती है, सिंचाई उचाई के लिए विद्युत खपत के लिए सब्सिडी दे रही है। सहकारी बैंकों के लिए अंश पूंजी जो है डिफॉल्टर्स कृषकों को ऋणों के समाधान हेतु। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जो है, फिर उसके बाद फसल बीमा योजना, फसल अगर बर्बाद होती है किसी आपदा की वजह से तो आप फसल की बीमा करवा के उस बरकरार सरकार क्या देती है, उसका फायदा देती है। मुख्यमंत्री मिलेट मिशन, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए क्या मुख्यमंत्री मिलेट मिशन चलाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, जो मध्य प्रदेश में भी इसका क्रियान्वयन हो रहा है। पशुपालन गौ संवर्धन से संबंधित प्रावधान है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण, पैक्स संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण किया गया है मित्रों। इसके अलावा हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है शिक्षा के लिए क्या है, शिक्षा से जीवन उजियारा, मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ते कदम। तो देखेंगे हम शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना क्या है मित्रों, मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना। इसमें लगभग 5,000 विद्यालयों को कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली महिलाओं को स्कूटी मिलती है। सीएम राइज उच्च गुणवत्ता समाधान हेतु अभी मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल की स्थापना की है। प्रत्येक समथिंग देख लीजिएगा इसका आंकड़ा जो है सीएम राइज का कितनी स्थापित की गई है।
और पीएम श्री योजना जो है मौजूदा स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए, इसके लिए भी केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन कुछ अंश राज्य सरकार का है। तकनीकी कॉलेज निर्माण योजना पीएम श्री तो अभी ही 2022 में ही प्रारंभ हुई है। उच्च शिक्षा कॉलेज के लिए दे रही है, नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण करने के लिए, मेडिकल कॉलेज को बढ़ावा देने के लिए। अब मित्रों हम देखेंगे कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए कितना प्रयास किया जा रहा है। धार्मिक स्थलों के लिए एकात्म धाम, आचार्य शंकर संस्कृति संस्कृतता एकता न्याय के माध्यम से आचार्य शंकर के जीवन में है आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित शायद ओमकारेश्वर के खंडवा में स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू है। महाकाल लोक का निर्माण 2 भागों में प्रारंभ किया गया है मित्रों। महाकाल लोक किसका? महाकाल लोक का। और फिर उसके अलावा मित्रों राम राजा लोक ओरछा में जो है, महाकाल लोक जो है उज्जैन में है मित्रों। इसको 2 भागों में इसका विकास एक बार हो चुका है पहले, और शायद इसका महाकाल लोक जो है इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और सभी संत रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थल से विकास से पर्यटन रोजगार में वृद्धि होगी। फिर श्रीदेवी महालोक का निर्माण किया जा रहा है। दिव्य वनवासी रामलोक। तो मित्रों ये संस्कृति और पर्यटन के लिए विकास की बात चल रही है। और आता है ग्रीन बजट, प्रदूषण से मुक्ति, ग्रीन ऊर्जा से रोशन होता मध्य प्रदेश। तो मित्रों इसके लिए भी कुछ प्रयास किए गए, जैसे अंकुर अभियान है, व्हील स्केप पॉलिसी है, इंदौर बांध है, और सांची है, पहला सौर ऊर्जा शहर है। और मित्रों इसमें देखेंगे हम एक चीज और है, जो व्हीकल स्केप पॉलिसी है, शासकीय वाहनों को प्रस्थापित यथासंभव, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए है। और इंदौर बांड जो है, नगर निगम इंदौर ग्रीन बांड के माध्यम से पहला ऐसा नगर निगम बन गया है जिसने 244 करोड़ राशि जुटाई है। और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए देखिए मित्रों, जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्या है, मध्य प्रदेश सरकार आगर मालवा में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 मेगावाट और नीमच में 500 मेगावाट परियोजना विकसित की जा रही है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, यहाँ भी 600 मेगावाट का खंडवा में प्लांट लगाया गया है। और 750 मेगावाट रीवा के गुड़ में जो है सौर ऊर्जा पार्क स्थापित हो चुका है, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, 3 यूनिट में विभाजित है ये भी। तो इसके लिए भी बहुत सारे पहले प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस बजट में जो हम उसको देखेंगे। वनीकरण के लिए 1474 करोड़ सरकार उपलब्ध करा रही है। और वेस्ट टू वेल्थ, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मित्रों, जैसे ऐसे अपशिष्ट हैं जिनका निस्तारण जल्दी नहीं किया जा सकता है, जो ठोस हैं, प्लास्टिक कचरा हो गया जैसे मान लीजिए, और बहुत सारी चीजें हो गई, उनके लिए भी प्रावधान है। तो ये तो हो गया मित्रों ग्रीन बजट के लिए। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है, जल्दी जल्दी चीजों को देख रहे हैं। विकास पथ पर बढ़ते कदम, जैसे अधोसंरचना विकास के लिए मित्रों। अधोसंरचना क्या है, जैसे शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, रोड हो गया, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, जितनी भी चीजें हैं जो हमारे अवसंरचना के निर्माण में सहायता देती है, वही अधोसंरचना हो गया। अब इनके विकास के लिए एनर्जी हो गया जैसे, तो इनके विकास के लिए सरकार क्या कर रही है, 28,000 मेगावाट समय की क्षमता की ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 18,224 करोड़ दिया गया है। नर्मदा प्रगति पथ के निर्माण के लिए नर्मदा नदी के समानांतर मित्रों क्या है, सड़क निर्माण किया जाएगा। और फिर मित्रों अटल प्रगति पथ, चंबल नदी के समानांतर 299 किलोमीटर ग्वालियर साइड जो है, तो ये अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जा रहा है। और निर्माण किया जाएगा विंध्यन एक्सप्रेसवे मतलब भोपाल के निकटवर्ती शहरों से सिगरौली से सड़क मार्ग को जोड़ने की परियोजना है। और मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं विस्तार हेतु 11,049 करोड़ जो है प्रावधान किया गया है। सड़क उन्नयन अनुरक्षण पर फोकस किया गया है। तो मित्रों ये रही अवसंरचना से संबंधित। अब स्वस्थ जीवन का आधार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हमेशा अग्रसित रहती है। और स्वास्थ्य क्षेत्र में अवधोसंरचना विकसित करने के लिए बजट दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने का भी प्रावधान है। इसमें IPH मानदंड लागू होने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उनका विस्तार किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत नागरिकों को निःशुल्क सुविधाएं दी जा रही है। वैसे भी 2018 से आयुष्मान भारत योजना चल रही है, मध्य प्रदेश में भी इसका क्रियान्वयन हो रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, नवीन चिकित्सालयों के निर्माण के लिए
350 करोड़ इसके लिए दिया गया है। मित्रों अब देखेंगे हम कि MB BS सीट या PG सीट में वृद्धि की गई है और वेट लीजन एवं हब एंड स्पोक मॉडल के माध्यम से टेस्ट किया जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य से संबंधित चीजें। अब मित्रों हम देखेंगे डिजिटल के लिए क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश सरकार में। अब पीएम गतिशक्ति डाटा सेंटर, मध्य प्रदेश के स्टेट डाटा सेंटर भोपाल का विस्तारीकरण 40 करोड़ के लिए बजट है। और प्रदेश में IT पार्क की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी विकास के लिए IT पार्क कई सारे पार्कों की स्थापना की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी निवास प्रोत्साहन को दिया जाएगा और क्लाउड सेवाओं को प्रदान की जाएगी आधुनिक डाटा स्टोरेज तकनीक के माध्यम से। संपदा ई रजिस्ट्री या ई अबकारी के लिए बहुत सारी चीजें चल रही है। भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण जो है डिजिटल भू अभिलेख या भू स्वामित्व को प्रदान किया जाएगा ताकि बहुत सारी समस्याओं, प्रशासनिक समस्याओं से ये लोग जो हमेशा परेशान रहते हैं तो कुछ दूर किया सके। और IFM ISGen नेक्स्ट कोषालयों को पेपरलेस, फेसलेस, कंटेक्टलेस लेन देन हेतु सॉफ्टवेयर का विकास किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण भी किया जाएगा। मित्रों हम देखेंगे कि जो है सुदृढ़ ग्राम विकास के लिए कौन कौन सी योजना चल रही हैं या कौन कौन से प्रावधान किए गए इसमें। जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल से जल पहुंचाने का अभियान। अभी जो बुरहानपुर में शायद है कि ऐसा जिला बन गया है कि जो हर घर में जल पहुंचाने वाला पहला मध्य प्रदेश का जिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय जीविका मिशन 2013 में प्रारंभ हुआ था ग्रामीण क्षेत्र के युवती युवताओं के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए। जैसे कि हर सभी में जो जैसे इसमें 606 करोड़ है तो ये सारी चीज हमको तो नहीं याद हो पाएंगी। मेन योजना देख सकते हैं किस किस के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये 2006 में प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना आवास को उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में। राज्य वित्त अनुदान आयोग का भी जो है उसमें भी 1906 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो मित्रों हम ये चीजें हो गई। अब हम नागरिक विकास के लिए देखेंगे कि नागरिक विकास के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। जल प्रदाय योजना, सीवेज परियोजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत। अब मित्रों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी जो है इसके भी बजट का प्रावधान है। नागरिक निकायों के लिए अनुदान दिया गया है। मेट्रो रेल के लिए दिया गया है। इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल का परिचालन होगा इंदौर और भोपाल में। स्वच्छ भारत के लिए शहरी क्षेत्रों में शौचालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरों को स्वच्छ रखने के लिए राज्य, ये ठीक है। नागरिक विकास के लिए मित्रों हो गया। अब हम देखेंगे कि पर्यटन को प्रोत्साहन के लिए जैसे हम अभी देखे थे कुछ चीजें, अब देखेंगे प्रोजेक्ट चीता। जो नई प्रोजेक्ट चीता अभियान 1973 में चला था तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। हवाई अड्डों, हवाई पट्टियों का विस्तार किया जाएगा। पर्यटन नीति का कार्यान्वयन किया जाएगा। जो पर्यटन नीति आई थी, नई पर्यटन नीति 2000 कब आई थी? 14 के आसपास। होम स्टे, जो मित्रों होम स्टे के लिए और ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा इस बजट में। और पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से रोजगार निर्मित करने का प्रयास किया जाएगा। मित्रों देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्योग के लिए, तो उद्योग के लिए जैसे अभी जनवरी में जो है समिट, औद्योगिक समिट का आयोजन किया गया था 2023 में। अब निवेश प्रोत्साहन के लिए क्या है, आर्थिक सहायता दी जाएगी 1740 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को बढ़ावा दिया जाएगा और 22 MSME क्लस्टर से संबंधित कार्य किए जाएंगे। कितने? 22। तो MSME क्या है? माइक्रो सूक्ष्म मिनिमम, जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं। और स्टार्टअप पॉलिसी के लिए भी और 51 इंक्यूबेटर सेंटर की स्थापना की जाएगी स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए। अब मित्रों इसमें जो है जनजातीय विकास के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, कौन कौन से, जैसे पेशा कानून। देखिए मित्रों एक चीज और है इसमें, जो पेशा कानून है, जो पेशा कानून है, जल जंगल जमीन को मिला अधिकार है। अब देखिए मित्रों इसमें पेशा कानून जो है 1995 में लागू किया गया था और जनजातीय क्षेत्र के स्वायत्तता प्रशासन के लिए। तो देखिए 1995 में पेशा एक्ट आया था और जो है वर्तमान में 8 राज्यों में लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश से 8 राज्यों में से एक है, ध्यान रखिएगा। सीएम राज्य स्कूल जो है, सीएम राज्य स्कूल के लिए भी 655 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और सिकल सेल एनीमिया रोग जो है, देखिए ये जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया
उन्मूलन का अभियान के लिए 50 करोड़ दिया गया है। यह एनीमिया यानी कहने का मतलब यह है कि खून की कमी से होने वाला रोग है और खासकर जनजातियों में होता है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भी दिया जा रहा है मित्रों। प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए दिया जाता है। 12,000 देवारंड योजना चल रही है। छात्रवृत्ति योजना चल रही है। जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना चल रही है। आहार अनुदान योजना, बैगा भाभी सहारिया जनजाति महिलाओं को पोषण भत्ते के लिए हर महीने 1,000 रुपए राशि दी जाती है। युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता कौन कौन सी, जैसे भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना और टंटे मामा आर्थिक कल्याण योजना। वन अधिकार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत वन पट्टे दिए जाते हैं। तो ये हो गए मित्रों। अब हम देखेंगे कि अब तो जय हिंद जय भारत मित्रों। आज के सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे अगली क्लास में। अब हम सोच रहे हैं कि भारत की जो आर्थिक समीक्षा है, भारत का आर्थिक बजट है, आर्थिक समीक्षा जो आई है उस पर भी हम क्या करें, एक वीडियो बनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो।